हाँ तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाओ सब कोई आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपके जो क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, ज़्यादातर आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी का जो तीनों पार्ट है आपका साइंस का बच्चों, आज पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं अच्छी तरह से। साइंस का तीनों पार्ट यानी कि आपका जो भौतिकी है, जीव विज्ञान है और रसायन शास्त्र है, तीनों के मुख्य रूप से हम कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 54 आपका दिया हुआ है, सारे चैप्टर से लेकर के आए हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव्स आपका 100% पूछा हुआ भी है और यहीं से बार बार पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा, यहाँ से मिलाइएगा क्वेश्चन बैंक, तो आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, जल्दी से आप लोग जो है लग जाइए अच्छी तरह से मेहनत करने में। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य यानी कि गलत कथन है। 2PbO और उसके बाद कार्बन उसके साथ मिलकर के बना रहा है 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बोल रहा है कि औसत्य कथन कौन सा है। औसत्य कथन के बारे में हमको पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे तो PbO से ऑक्सीजन यहाँ पर गायब हो गया और यहाँ पर Pb बन गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन का निकलना कहते हैं हम लोग उसको अपचयन। क्या कहते हैं उसको? अपचयन। अच्छा, अपचयन कह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड जो है ये मुख्य रूप से क्या हो रहा है बच्चों? अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये कथन सही दिया हुआ है। हमको औसत्य कथन में हमको बोलना है, औसत्य कथन चुनना है हमको। अच्छा, कार्बन देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। और किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है बच्चों? उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, हमारा सी कथन भी सही है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं ए और बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा अपचयित हो रहा है क्या? देखिए तो सीसा तो यहाँ पर है ही नहीं है, यहाँ तो हमारा है लेड ऑक्साइड। तो हमारा ये कथन गलत है, यानी कि ए वाला कथन गलत है। अच्छा, बी कथन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इधर है ही नहीं है। इस साइड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं पर? नहीं ना, इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर है ही नहीं, तो ये कैसे अपचयित होगा? तो हमारा ए और बी दोनों कथन ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका ए और बी दोनों कथन गलत है, तो 1 नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम के साथ मिल करके बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जितने भी प्रश्न लिया गया है सारे एनसीईआरटी से लिया हुआ है, सारे चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में अभी हम लोग केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जीव विज्ञान, फिर बाद में हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। तो सारे प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Fe2O3 ये मिल रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? तो एल्यूमिनियम मुख्य रूप से जो आयरन का जो जीएफ है आयरन का, उसका लेकर के वो गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन आयरन के साथ जो रह रहा है ऑक्सीजन, उसको लेकर एल्यूमिनियम भाग गया। अब यहाँ आयरन बेचारा अकेला पड़ गया। तो हम लोग जानते हैं जब कोई क्या करता है बच्चों, कोई दूसरे के पदार्थ को, दूसरे के यानी कि सामान को लेकर के भाग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होती है, क्या होता है? और सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो मुख्य रूप से जब भी लौह चूर्ण लेंगे Fe यानी कि आयरन, अच्छा लोहा क्या है? एक धातु है, और इस पर हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनेगा बच्चों? मुख्य रूप से आयरन का क्लोराइड बनेगा, यानी कि आपका धातु का लवण बनेगा। तो हमारा यहाँ पता ये चला कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस निर्माण होगा और आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव कितना होगा? तो हम जानते हैं बच्चों, यदि लाल को क्या कर दे? नीला कर दे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल को यदि नीला कर दे तो वो हमेशा क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा जहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो एक ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1, तो ये तो आपका अम्लीय होगा। 4 ये भी अम्लीय होगा। 5 ये भी अम्लीय होगा। लेकिन 10 क्या है? 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय है। तो 100% हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसमें VVI लगा दीजिए, 100% ये प्रश्न आपको आएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो यहाँ पर कोई एक मुख्य रूप से विलयन है जो क्या करता है? अंडे का जो कांच होता है, अंडे का जो बाहरी कवर होता है, खोल होता है, उसके साथ अभिक्रिया करके कार्ब एक गैस उत्पन्न करता है, जो क्या करता है? वो गैस मुख्य रूप से चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? हम लोग जानते हैं कि अंडे का कवच जो होता है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम पाया था। क्या पाया था? कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम क्या हो गया? एक धातु हो गया। तो धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो यहाँ पर आपका अभिक्रिया करेगा मुख्य रूप से
HCl के साथ, यानी कि अम्ल के साथ, क्योंकि जो यहाँ पर अंडे का जो कवच होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तब CaCO3 अभिक्रिया करेगा HCl के साथ। तो हम लोग जानते हैं धातु का कोई भी कार्बोनेट यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, चूने का पानी को दूधिया कर देगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों का एनसीईआरटी का है बच्चों, तो कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, और सारे प्रश्न पूछा हुआ है। ये इतना थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है ऑलरेडी। अब सोचिए ये भी प्रश्न आपको आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को आसानी से सिंपल भाषा में सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। प्रश्न है NaOH 10 मिलीलीटर, NaOH का कितना मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए NaOH का 10 मिलीलीटर HCl के 8 मिलीलीटर को क्या कर देता है, संपूर्ण रूप से उदासीन कर देता है। तो ये अगर 10 मिलीलीटर हो तो 8 मिलीलीटर को क्या कर देता है बच्चों, मुख्य रूप से उदासीन कर देता है। और जब NaOH का उसी विलयन का कितना ले ले हम लोग, अगर 20 मिलीलीटर ले ले तो हमको HCl की कितनी मात्रा को उदासीन कर देगा ये। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। निकाल किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि 10 मिलीलीटर क्या करता है, 10 मिलीलीटर 8 मिलीलीटर को उदासीन कर देता है, तो 20 मिलीलीटर कितना को करेगा, तो 20 मिलीलीटर मुख्य रूप से 8/10 गुना क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। तो 10 दूना 20, 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 कहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 16 दिया हुआ है, 16 मिलीलीटर डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, भी वही मार दीजिए बच्चों, हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। ये प्रश्न आपको सेंटर परीक्षा में भी इस बार आया हुआ है, और जो है कई बार आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी का प्रश्न है तो 100% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अपच का स्थिति बनता है, अपच यानी कि पेट में बच्चों गैस उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होती है, पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड का टीका लेते हैं, एंटासिड का गोली लेते हैं, जैसे ऐसे लोग लेते हैं, है ना, खाली पेट खाते हैं जो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर बताना है युगल विस्थापन यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया कौन इसमें से दर्शाएगा। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया दर्शाने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और का विलयन और कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम का धातु, आयरन सल्फेट और सिल्वर धातु, यहाँ पर जो है अर्जेंटम नाइट्रेट और कॉपर धातु। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों AgNO3 अर्जेंटम नाइट्रेट और कौन, कॉपर धातु। ये दोनों अभिक्रिया करके मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, द्वि विस्थापन, जिसको बोलते हैं युगल विस्थापन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन यानी कि एक लोहे का पेन बनाया जाता है, उस पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि कौन सा विधि के द्वारा लोहे के पेन को जंग से बचाया जा सकता है। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जिंक की परत चढ़ा करके। तो जिंक धातु का परत चढ़ा करके उसको बचाया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर क्या है, पेन है, पेन में तो ग्रीस और पेंट या तेल तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि अगर पेंट या ग्रीस लगाएंगे तो वो तो हाथ में फिसली करेगा, सही से बिठेगा नहीं, आपका राइटिंग कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, मुख्य रूप से उसको जिंक की परत चढ़ा देंगे उस पर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है और यौगिक जल में विलय यानी कि उसमें आसानी से घुल जाता है। तो यहाँ पर वो क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बन या फिर सिलिकॉन या फिर आपका लोहा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आपको धातु पूछ रहा है। अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, तो ये होगा नहीं। कार्बन क्या है, उपधातु, ये भी नहीं होगा। अच्छा, लोहा और कैल्शियम में कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से यौगिक जो है मुख्य रूप से क्या है, जल में वो विलय है यानी कि घुल गया। तो लोहा कभी घुलेगा क्या उसमें, नहीं ना। तो यहाँ पर कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से उसमें क्या होती है बच्चों, वहाँ पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए मिठाई का एक आप लोग क्या लेंगे, टिन लेंगे, तो टिन का मिठाई का बाल्टी होगा बच्चों, टिन का डब्बा होगा, यानी कि वहाँ पर जो है आपको जिंक का या फिर ज़्यादा क्रियाशील धातु का नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है बच्चों, ज़्यादा क्रियाशील होगा तो उस पदार्थ के साथ, जो खाने वाला पदार्थ होगा उसके साथ अभिक्रिया करके उसको वैसे विषैला कर देगा, जो आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि टीन जो है, क्योंकि जिंक क्या होता है, टीन से ज़्यादा यानी अभिक्रियाशील होता है उसकी तुलना में, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी का किताब खोल करके देख लीजिएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें जो है टोटल कितने सहसंयोजक बंधन है, एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कार्बन, पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को दे दिए, अब हाइड्रोजन को दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इसके इधर नीचे, एक हाइड्रोजन इधर दे दिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा,
टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। अच्छा, अब बॉन्ड कितने हो गए, टोटल कितने बंधन है गिनती कर लेते हैं। 1 बंधन, 2 बंधन, 3 4 5 6 7, टोटल कितने बंधन हो गए बच्चों, 7। तो यहाँ पर हमारा कितना सहसंयोग बंधन हो गया, 7 सहसंयोग बंधन। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनोन चतुर्कार्बनिक यौगिक है तो जिसका क्रियाशील समूह क्या है। तो ब्यूटेनोन, नोन, नोन किसका होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा नोन जो होता है वो होता है कीटोन का, कीटोन का होता है नोन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, कीटोन कहाँ पर है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक का अम्ल होता है ओइक अम्ल, और अल्डिहाइड का अल, एल्कोहल का ओल, कीटोन का नोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आगे है हमारा, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा। यानी कि अगर आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय यदि कोई बर्तन है उस पर खूब ज़्यादा कालचून पड़ जाता है, खूब ज़्यादा उसका तली, बाहर वाला जो तली है खूब काला हो जाता है, तो उसका क्या अर्थ होगा। तो अर्थ यही होगा बच्चों कि जो आपका जो मुख्य रूप से जो जला रहे हैं, जिस पदार्थ को जला रहे हैं वो पदार्थ सही से नहीं जल रहा है, वो यानी कि दहन उसका सही से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम वहाँ कहेंगे कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए उसका जो बर्तन का जो तली है मुख्य रूप से वो काला हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका ऊपर वाला पूछा हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुख्य रूप से जब भी आवर्त सारणी में बाएं से इधर जाएंगे बच्चों, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन इन चारों में से असत्य है। तो हम पहला है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि इधर जो तत्व रहता है बच्चों उसमें धातु का गुण ज़्यादा पाया जाता है, और इधर जो रहता है इधर धातु का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि आपका बाईं साइड जितने भी है वो धातु है और दाईं साइड में अधातु को रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल सही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि अगर हम लोग सोडियम के बारे में जानते हैं तो सोडियम का कितना संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी कथन सही हो गया। अच्छा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि जो भी परमाणु होते हैं वो मुख्य रूप से परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या आप इधर से यानी कि बाईं से दाईं जाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बारी कक्षा में होगा वो उतना ही कम, उतना ही यानी कि मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। इसलिए जैसे क्लोरीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, बल्कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। लेकिन सोडियम के बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आसानी से त्याग देता है। तो इससे हमको पता यह चला कि बाईं ओर के जो तत्व होंगे वो जल्दी से त्यागेगा, लेकिन दाईं ओर के तत्व नहीं त्यागेंगे। तो हमको पता यह चला कि बच्चों कि बाईं से दाईं जाने पर जो है मुख्य रूप से परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा कथन जो है सी ऑप्शन ये गलत है आपका, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कोई तत्व है एक्स और वो तत्व किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके XCl2 बना लेता है। चलो भाई बना लिया। आगे बात करते हैं, एक क्लोराइड बना लेता है जो एक ठोस है। कैसा, ये ठोस है, चलो हम लोग ठोस बोल देते हैं, इसको सॉलिड बोलते हैं। इसका गलनांक क्या है, तो इसका गलनांक काफ़ी अधिक है, और आवर्त सारणी में ये तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। यानी कि ये जो तत्व होगा ये किसके अंतर्गत होगा, सोडियम वाले ग्रुप में होगा, सोडियम के साथ, या मैग्नीशियम, या फिर एल्युमिनियम, या फिर सिलिकॉन। तो ये तत्व जो होगा एक्स वो कौन होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको माइंड लगाना है कि XCl2 बनाया है XCl2। तो ये Cl2 में 2 जो है, ये 2 क्या है बच्चों, इसकी संयोजकता है, x की संयोजकता है। तो x की संयोजकता मतलब कि x के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारा ये तत्व कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में विरेचक। अब हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा जो है केमिस्ट्री समाप्त हो गया, इतना ही बस। 16 को क्वेश्चन है तो टोटल रसायन शास्त्र में आपका, तो 16 का हम लोगों ने सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर लिया है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है बच्चों, सारे का सारा प्रश्न आपको पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान का। जल्दी तरह से आप लोग पानी नहीं पीजिएगा तो पानी पी लीजिए अच्छी तरह से। चलिए पहला प्रश्न आपका बायोलॉजी का, यानी कि ये नंबर 17वां नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में विरेचक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो विरेचक यानी कि किडनी जो है ये किस काम का, यानी कि किस प्रकार का कार्य करता है वो हमारा, तो वो काम करता है बच्चों उत्सर्जन का। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी कि पौधों में जो जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, उसका क्या काम है। तो हम लोग को मालूम है कि जौ से जाइलम, जौ से जल का वाहन, जौ से जाइलम, जौ से जल का वाहन, यानी कि जल पहुंचाना,
पौधे के प्रत्येक भाग में पत्तियों तक क्या करना, जल को पहुंचाना। आगे बात करें, अगर आपको कोई पूछ लेगा कि बच्चों कि पौधों में जो भोजन का जो वाहन करता है, भोजन जो पहुंचाता है शरीर के प्रत्येक पौधे के प्रत्येक अंग में, कौन पहुंचाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है फ्लोएम। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि खुद से जो भोजन बनाएगा स्वपोषी पोषण, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है बच्चों, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा समझ पता चला कि ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपयुक्त में सारा चीज़ जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। और इसी से क्या होती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बात करते हैं, पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देती है। तो ये क्रिया कहाँ पर होती है, जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि और उसके बाद जल बनता है और आपका ऊर्जा बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है, तो ये होता है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपको इन चारों में से बताना है कि पादप हार्मोन कौन है इन चारों में से। तो यहाँ पर आपका इंसुलिन, ये तो मानव में पाया जाता है बच्चों, मानव हार्मोन है। थाइरोक्सिन ये भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन ये भी नहीं होगा। तो हमारा साइटोकिनिन ये क्या है, आपका पादप हार्मोन है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साइटोकिनिन है बच्चों, ये हमारा क्या है, पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। आगे बात करते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, यानी कि दो तंत्रिका तंत्र है, दो तंत्रिका कोशिका है, उसके बीच जो खाली स्थान होते हैं उसको क्या कहेंगे, द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन या फिर आपका आवेग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिनेप्स। दोनों के बीच के स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तंत्रिका कोशिका की जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस प्रकार से किडनी यानी विरेचक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, प्रश्न है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, किस प्रकार का काम करने के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इम्यून से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है मस्तिष्क सोचने का भी काम करता है, हृदय को स्पंदन करने का भी काम करता है और शरीर को क्या करता है बच्चों, बैलेंस करता है, संतुलन करने का काम करता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है मुख्य रूप से मुकुलन द्वारा किस में होती है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो हमारा अमीबा में जो होता है बच्चों वो होता है आपका विखंडन, लेकिन यहाँ पर ईस्ट में जो है वो मुकुलन विधि द्वारा जनन होती है, अलैंगिक जनन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर आपका डिंब वाहिनी। तो आपको मालूम होगा बच्चों, डिंब वाहिनी भी मादा जनन भाग है, गर्भाशय भी है, उसके बाद आपका अंडाशय भी है, और ये गर्भाशय और अंडाशय ये सब है। लेकिन यहाँ पर आपका जो शुक्रवाहिका है ये मुख्य रूप से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VI मार दीजिए, ये प्रश्न आपको 100% 2023 में आपको मिलने वाला है। चलिए, प्रश्न है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर पराग के कण। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है परागकोश में परागकण। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल के एक प्रयोग में, थोड़ा सा लंबा है बच्चों, सही से देखिएगा। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे। यानी कि आपका एक लंबा पौधा था, मान लीजिए लंबा हम लोग ले लेते हैं टी टॉल, ठीक है, टी और लंबा पौधा था, और इसका पुष्प कैसा था, इसका फूल कैसा था, तो इसका फूल था बैगनी कलर का। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला लिया बौना। तो बौना लिया, तो बच्चों बौना ले लेते हैं हम लोग, क्या स्मॉल टी बौना ले लिया। और इस बौने का कैसा पुष्प था बच्चों, कैसा फूल था, तो इसका मुख्य रूप से जो फूल था वो था सफ़ेद कलर का। कैसे कलर का था, सफ़ेद कलर का था। कराया गया और दोनों का क्या किया गया, मुख्य रूप से दोनों का संकरण कराया गया। इसकी संतति जो इसके औलाद हुए सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के ही हुए, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। देखिए बच्चों, फूल जो हो रहा है संकरण करने के बाद वो बैगनी कलर का ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य रूप से जो पौधे हुए वो बौने हो गए। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना क्या है निम्नलिखित में से। कैपिटल टी डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों डब्ल्यू ये कैपिटल में, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू कैपिटल में और एक स्मॉल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का जो उदाहरण है वो क्या है, ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है और ये आपका प्रश्न ऑलरेडी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पर 54 प्रश्न आप लोगों को सोल्यूशन करा हूँ एनसीईआरटी का। इन 54 का 54 प्रश्न आपको अपने माथा में घोल के पी जाना है बच्चों। यहाँ से मैं लिख करके देता हूँ आपको, यहाँ से आपका 100% जो है 30% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। मैं लिख करके देता हूँ 54 में से लगभग 30 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का जो उदाहरण है इसमें से कौन सा है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर जितने भी है ये सारे समजात अंगों के उदाहरण है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास के दृष्टिकोण से हमारा जो अधिकता है वो अधिक जो समानता है वो किसके साथ मिलती है विकास की दृष्टिकोण से, चीन के विद्यार्थियों के साथ, चिंपैंजी के साथ, मकड़ी के साथ, या फिर जीवाणुओं के साथ। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों चीन के विद्यार्थियों के साथ। इनके साथ हमारा क्या है मुख्य रूप से अधिक समानता मिलती है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। सेंटअप परीक्षा में तो बार बार आते रहता है आप लोगों का, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। बाकी जल हो या फिर मुख्य रूप से कांच हो, जल हो या फिर प्लास्टिक हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिंब, बिंब बोलते बच्चों वस्तु, किसी बिंब यानी कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और बिंब से यानी कि वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, कैसा है, सीधा है, और क्या है, वस्तु से बड़ा है, यानी कि आकार में वस्तु से बड़ा है, सीधा है और आभासी है। तो हमको बच्चों अवतल दर्पण की एक स्थिति है जहां पर अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो कहां पर है, तो वो मुख्य रूप से दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ये अगर आपका अवतल दर्पण है और इसका ये ध्रुव है और ये इसका फोकस है, तो इन दोनों के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पर भी रख देंगे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी कि पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिंब यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें। तो वस्तु को कहां पर रखेंगे कि ताकि आपको वस्तु का क्या हो जाए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए और समान साइज का प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत, पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संयुक्त कितना क्या होगा। तो हमको यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर, लेकिन क्या किस में दिया हुआ है, माइनस में। और हम लोग जानते हैं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, उत्तल जो होता है, उत्तल ये होता है आपका हमेशा प्लस, और जो होता है ये होता है हमेशा प्लस। और माइनस के बारे में बात करें तो अवतल, अवतल जो होता है बच्चों ये हमेशा होता है माइनस। तो चाहे दर्पण अवतल हो या लेंस हो, यानी कि दर्पण हो या लेंस, तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण हमेशा नेगेटिव होता है इसकी फोकस दूरी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दोनों का पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि -15 सेंटीमीटर, तो माइनस आ गया तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर सीधा सीधा अवतल आ जाएगा। अगर प्लस आएगा आपको +15 सेंटीमीटर रहता तो हमारा उत्तल सही हो जाता। अगला प्रश्न है आपका 34वें नंबर का, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण कैसा होगा। यानी कि आप कितनी भी दूरी पर है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है सामने रखा हुआ और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कितना दूरी पर खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको, चाहे आप 5 मीटर की दूरी पर हो, चाहे 1 मीटर की दूरी पर हो, चाहे 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, हमेशा अगर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो इसका पता इससे ये चल रहा है चाहे तो आपका दर्पण समतल है या फिर दर्पण उत्तल है, क्योंकि ये दर्पण समतल और उत्तल जो है ये हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त बनाता है, सीधा बनाता है, और हमेशा हमेशा कैसा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, यानी कि आभासी बनाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण जो है मुख्य रूप से वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, यानी कि कौन सा लेंस को पसंद करेंगे आप पढ़ने के लिए। कैसा है शब्दकोश, तो ये आपका छोटे अक्षरों का, बहुत ज़्यादा छोटे अक्षरों का है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा किताब आपको आंख के सामने सटाना पड़ेगा। तो लगभग दूरी 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर नहीं रखना है लेकिन 5 सेंटीमीटर पर। तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमको निकट का वस्तु को देखना है, तो निकट का वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, निकट का चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करके बड़ा चित्र कौन बनाता है, तो उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस हमारा सी ऑप्शन में दिया होता है, सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करके कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। यानी कि मानव का जो आंख होता है वो मुख्य रूप से क्या करती है बच्चों, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसको क्या कर देती है, समायोजित कर देती है। कभी उसको 15 सेंटीमीटर पर दिखा देता है, कहीं पर
आप अगर दूर देख रहे हैं बच्चों तो दूर की वस्तु को भी दिखा देता है, और नज़दीक देते तो नज़दीक की वस्तु को भी दिखा देता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसको जो फोकसित करता है ये किसके कारण फोकसित करता है, तो आप लोग को याद रखना है मुख्य रूप से समंजन क्षमता के कारण। किसके कारण, समंजन क्षमता के कारण, यानी कि आंख की वैसी क्षमता जिसके कारण क्या करती है, वो चाहे तो दूर या फिर निकट की वस्तुओं की क्या करती है बच्चों, फोकसित यानी कि फोकसित को समायोजित कर देती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो मुख्य रूप से कौन सा भाग है मानव नेत्र का, कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर मुख्य रूप से दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि पटल को ही बच्चों कभी दृष्टि पटल का ही दूसरा नाम है रेटिना। आपको रेटिना दे या फिर आपका दृष्टि पटल दे, दोनों में से कोई भी देगा, उसी में आपको टिक कर देना। और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आपको ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठा करके जरूर देखिएगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपको 100% पूछा हुआ मिलेगा ही बच्चों, ठीक है। तो सामान्य अगर कोई आदमी है, उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार की उसके आंख में खराबी नहीं है, तो वो कितने यानी कि न्यूनतम कितनी दूरी पर देख सकता है, न्यूनतम, तो न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही से ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर नहीं तो आप लोग 25 मीटर मार के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर मार के आइएगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र की जो फोकस दूरी होती है उसको कैसे परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा या फिर आपका परितारिकी द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका आंख होता है बच्चों, मुख्य रूप से इसके साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। कौन चीज़, तो ये आपका पक्षमापी, यही क्या करती है इसको, यही इसको मुख्य रूप से परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पक्षमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि एक कोई प्रतिरोध आर और उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो r/5, फिर हो जाएगा r/5, फिर हो जाएगा r/5। इस प्रकार से 5 भाग आपका हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से कितने भाग हो जाएंगे टोटल, r/5 करके 5 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे कह रहा है, इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब समांतर क्रम में अगर जोड़ देंगे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, इसका प्रतिरोध निकलता है r'। तो r' का मान कितना होगा, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो r' का मान होगा 5 r/5, क्योंकि हम लोग निकालते हैं बच्चों इस प्रकार से निकालते हैं। r' का मान निकालेंगे तो 1/r' बराबर, समांतर क्रम के लिए निकालते हैं तो 1/r' बराबर कितना होगा बच्चों, तो मुख्य रूप से 1 इस तरह से करते हैं 1/r/5, फिर प्लस 1/r/5, फिर प्लस 1/r/5, इस प्रकार से करेंगे ना। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे बच्चों तो मुख्य रूप से क्या होगा, तो यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू निकालेंगे r' का मान, तो r' का मान आ जाएगा आपका r/25। कितना मान आ जाएगा, r' का मान r/25 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको ध्यान रखना है, आप लोग नहीं जानते तो निकालिए अपना कॉपी में निकालिए, जिस प्रकार से मैंने जो भी विधि आपको बताया अभी जस्ट कि 1/r' बराबर r/5 प्लस r/5 प्लस r/5 प्लस r/5, इस प्रकार से जोड़ेंगे ना, टोटल आपका निकल जाएगा r/25 हो जाएगा, r/25 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि r/r' का मान कितना होगा, तो r/r' का मान, तो r का मान हमको नहीं मालूम है, r का मान तो r ही है। अच्छा, r' का मान हम लोग अभी निकाले थे जस्ट, r का मान कितना निकला था, तो r/25। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये 25 ऊपर चल जाएगा गुना के साथ, और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 गुना 25 कितना होता है 25। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 25, डी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। ये सारे प्रश्न जो एनसीईआरटी के अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट का है, भौतिकी का है। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा प्रश्न एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लिया है, और कोई भी प्रश्न आपको देख लेंगे क्वेश्चन बैंक को, हर प्रश्न आपको पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए, मेरे बात पर ध्यान दीजिए। इस जो सेशन है, इस सारे प्रश्नों को अपने माइंड में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में कौन विद्युत शक्ति को इसमें से निरूपित नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग जानते हैं बच्चों v²/r सही है, v r सही है, vi² ये भी ठीक है, लेकिन ir² नहीं होता बच्चों, i² होता है लेकिन ir² नहीं होता है। तो ये आपका हमारा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंता 220 वोल्ट और 100 वाट है, यानी कि 220 वोल्ट, कितना है वोल्ट बच्चों, 220 वोल्ट हो गया। वाट कितना है, तो टोटल आपका 100 वाट है, 100 वाट है। और जब इस पर कितना, तो 110 का वोल्ट लगाते हैं बच्चों, 110 का वोल्ट, तो हमको बोल रहा है कि इसमें कितनी शक्ति होगी, यानी कि उपभोक्त शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकालेंगे बच्चों, जब 220 वोल्ट हो तो यहाँ पर कितना, तो 100 वाट यानी कि 100 वाट की शक्ति उपभोक्त होती है। तो उसी प्रकार से जब 110 वोल्ट हो तो कैसे कितना होगा, तो 100/220 गुना कर दीजिए, 220 गुना 110
110, तो काटिए 110 दूना इस प्रकार से काटेगा तो 110 दूना 220 और 2 50 दूना 100, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 50 वाट। 50 वाट कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, क्या है बच्चों? उसके लंबाई भी समान है, व्यास भी समान है, तो विद्युत परिपथ में पहले उसको क्या किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर उसको बाद में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये न्यूमेरिकल है, ये प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना खाली सिंपल से। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जो जोड़ा गया, इन दोनों की ऊष्माओं का जो उत्पन्न हुआ बच्चों, ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ऊष्माओं का अनुपात हमको पूछ रहा है, तो ऊष्माओं का अनुपात के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों मुख्य रूप से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1:4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीओ लगा दीजिएगा ये प्रश्न पर, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से आपको क्वेश्चन है कि कोई भी अगर निम्नलिखित में कौन से जो है लंबे विद्युत धारावाही तार है उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑप्शन सबको पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, आपका गलत बात है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है तार के समांतर होती है, ये भी गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रीय रेखा जो होती है अड़ीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है, ये भी गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्रीय रेखाएं, यानी कि रेखाओं के का क्या होता है? केंद्र तार होता है, तो ये जो तार है मुख्य रूप से ये तार इस तार के चारों तरफ होता है ना, तो मुख्य रूप से इसका जो संकेंद्र होता है वो तार के चारों तरफ होता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय परिघटना की परिघटना, तो विद्युत चुम्बकीय जो परिरण है बच्चों, इसकी परिघटना के बारे में आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो आपका वर्णन है जो विद्युत चुम्बकीय परिरण की परिघटना को दर्शा रहा है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ये नहीं होगा बच्चों। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली है और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है? 2000 अगर 7-8 से लेकर के आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये क्वेश्चन आपको लगभग 5 बार पूछा हुआ है। तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, विद्युत जो धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है, जो मशीन है, उसको बोलते हैं जनरेटर यानी जनित्र, तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अल्टरनेटिंग जनित्र यानी कि किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो एसी जो जनित्र होते हैं इसका जो वलय होता है ये कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, और जो डीसी जनित्र होता है इसका जो मुख्य रूप से ये जो डीसी जनित्र होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? दिक परिवर्तक होते हैं, यानी कि दिशा का बार बार परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी लघु पतन होता है यानी कि फ्यूज होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय क्या होता है? तो जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तब उसी समय ना शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पर आपका लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यानी कि हमको गर्म जल प्राप्त करना है तो हम सौर जल जो तापक होता है, सौर यानी कि सिलिकॉन का जो सौर जल होता है बच्चों तापक, उसका प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, जो जिस दिन धूप होगा बच्चों तो उस दिन तो गर्म होगा ही, पानी मिल जाएगा आसानी से। बादल वाले दिन हमको धूप ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बादल वाले दिन सूर्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा तो सौर जल तापक जो है वो मशीन गर्म होगा ही नहीं, और जब वो गर्म नहीं होगा तो मुख्य रूप से पानी को गर्म नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आज का ये इस वीडियो का हाफ सेंचुरी लग रहा है, 50वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है कौन? जैव मात्रा मतलब कि जीवों से ही नहीं बनती है। आपको बताना है कि कौन ऐसी ऊर्जा स्रोत इसमें से चारों में से दिया हुआ है जो जीवों से नहीं बनती है, तो हमारा लकड़ी क्या है बच्चों? पेड़ पौधे से बनती है, और पेड़ पौधे क्या है? जैव है, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। गोबर गैस ये गाय का गोबर मलमूत्र से बनता है, तो गाय क्या है बच्चों? जैव पदार्थ है, जीवित है, सजीव है ना, तो ये भी नहीं होगा बी ऑप्शन। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा मुख्य रूप से तत्वों से प्राप्त होती है, जैसे यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, अन्य तत्वों से, तो मुख्य रूप से यूरेनियम ये सर क्या है बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा मुख्य रूप से ये आपका कोई सजीव पदार्थ नहीं है, क्या ये जीव जंतु है क्या? इस प्रकार से नहीं ना, तो ये आपका सजीव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से उत्पन्न नहीं होता है? तो वही हो जाएगा बच्चों जो अभी ऊपर में बताया था, वही हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है कि यहाँ पर आपका जो भूतापीय ऊर्जा जमीन से जो प्राप्त होती है बच्चों, जमीन का जो तापमान बढ़ जाता है, गर्म आपको लगने लगता है जमीन पृथ्वी, तो वो किसके कारण, तो सूर्य तापमान के कारण, सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा ये भी, लेकिन जैव ऊर्जा ये भी, लेकिन नाभिकीय जो ऊर्जा होती है बच्चों ये आपका मुख्य रूप से नहीं होती है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि जो कौन सा पदार्थ है जो क्या होगा, आसानी से सड़ गल करके पृथ्वी पर मिल जाएगा, यानी कि जमीन के साथ मिल जाता है। घास, पुष्प, चमड़ा। चमड़ा काफी खतरनाक होता है बच्चों। यहाँ पर बात करें एक एक करके देखें तो डी ऑप्शन में देखा केक, लकड़ी और घास। तो केक, लकड़ी, घास ये आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, केक, लकड़ी, घास आसानी से जमीन में मिल जाएगा। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस ये भी होगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह में केवल केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक ये तो होगा नहीं, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। उसके बाद फूलों के छिलके, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। उसके बाद है केक, लकड़ी एवं घास। यहाँ पर है आपका घास, फूल और चमड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फलों के जो छिलके होते हैं वो भी जमीन के साथ मिल जाता है, केक भी मिल जाएगा, नींबू का रस ये भी खतरनाक होता है, जैव नींबू का पता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि जो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है वो कौन करेगा। घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय, हाथी। घास, मछली, बकरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास, बकरी, मानव, क्योंकि घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मानव। तो ये आपका एक श्रृंखला, आहार श्रृंखला, भोजन श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, घास में कौन रहता है, तो घास जो भी होता है बच्चों, घास में रहते हैं टिड्डा, और टिड्डा टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को खाता है मेढक, और मेढक को कौन खाता है, मेढक को खाता है सांप, सांप को कौन खाता है, सांप को खाता है बाज। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक भोजन श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपको देगा, ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया हुआ है। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम प्रश्न है एनसीईआरटी सेशन का, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी कि पर्यावरण के साथ मित्र व्यवहार कौन सा चीज, यहाँ पर कौन सा कथन कहलाएगा। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये तो सही है बच्चों। बाजार जाते समय यदि आप कपड़े का थैला लेके जाएंगे तो कपड़े का थैला यानी कि वो मुख्य रूप से क्या करेगा बच्चों, दूषित नहीं करेगा, और वो आसानी से क्या होगा बच्चों, मुख्य रूप से यदि उसको कहीं पर फेंक देते हैं तो वो जमीन के साथ मिल करके सरगल करके पच करके मिल जाएगा उसमें। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखे को के स्विच को बंद कर देना, तो ये भी सही है बच्चों, क्योंकि जब अनुपयोग यानी कि आप जब मौजूद नहीं अपने कमरे में तो बल्ब और पंखे को बंद कर दीजिए। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, यानी कि आप खुद अगर विद्यालय पैदल जाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि माँ आपके स्कूटर से आपको पहुँचाए। तो यहाँ पर आप पैदल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि इससे पर्यावरण आपका शुद्ध रहेगा, पर्यावरण में मतलब कि जो है पर्यावरण आपका दूषित नहीं होगा, क्योंकि स्कूटर लेके जाएगी आपको माँ आपकी छोड़ने के लिए। तो मुख्य रूप से स्कूटर क्या करेगा बच्चों, स्कूटर धुआं, और स्कूटर क्या करती है, पेट्रोल डीजल उसके लिए जरूरी है, और पेट्रोल डीजल क्या है बच्चों, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, और अनवीकरणीय संसाधन ये आगे समाप्त यानी कि समाप्त हो जाने के बाद इसका बनना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारा ये जो भी जितना भी कथन है ये सारा मित्रता है, मित्रता का व्यवहार को दिखाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, कहीं पर किसी प्रकार का समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को जल्दी से शेयर कर दिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोग को तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मेहनत करिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।